आज हम लोग का ऑलरेडी सारा क्लासेस हो गया है। मोटा मोटी जितना बेसिक में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी बातें होनी चाहिए थी वो सारे हो गए हैं आज। अकॉर्डिंग टू केपी और वो सारा मतलब स्वास्थ्य संकेत या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की केपी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत आज हम इसका कंक्लूजन क्लास कर रहे हैं। कंक्लूजन क्लास मतलब इसके बाद जो भी होगा बेसिक का नहीं होगा, वो एडवांस कोर्स का होगा। ठीक है। बेसिक का ये कंक्लूजन क्लास है। ऑलरेडी हम जान चुके हैं क्या क्या। समझ लीजिए, आपको लग्न को देखना है, बाकी सारी प्लैनेट्स को देखना है, भाव वगैरह जो पहले ऑलरेडी हम लोग बेसिक में पढ़े हैं उसी को समझना है। और छठा हाउस को आपको देखना है। छठा हाउस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छठा हाउस जो है आपके रोग का मेन सोर्स है। कहाँ? 1 6 का कनेक्शन कैसे बनता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके खुद के स्वास्थ्य को अगर देखना है तो आप समझ लीजिए, छठा माने षष्ठ भाव, यानी छठे भाव, षष्टम का सबलॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है। षष्टम का सबलॉर्ड ये हम लोग जिस दिन, जैसे कल कल से हो सकता है हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी ऐसे ये हैं जिसमें आप लोगों को हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप प्रैक्टिकली किसको क्या रोग होगा क्या नहीं होगा वो आप लोग समझ पाए, और एक मोटा मोटी एक बेसिक धारणा जो है कंप्लीट हो पाए। तो लग्न को सबसे पहले देखना क्या है, अब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एसेंडेंट को देखना है। एसेंडेंट मतलब आपके लगन को देखना है। लगन के कोरुलिंग को देखना है। लगन के कोरुलिंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ के पैरामीटर जो आपका एस्टेब्लिश करता है वो आपके लगन के कोरुलिंग प्लैनेट। उदाहरण देते हैं। उदाहरण मतलब एक, जैसे भी हो एक टाइम चार्ट खोलते हैं। टाइम चार्ट मतलब वो आप यूं समझ लीजिए उसको, किसी जातक या जातिका का बार्थ चार्ट है। यहाँ इसको समझिए, क्योंकि आज कंक्लूजन पार्ट होगा बेसिक का। इसके बाद बेसिक में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अब हम नहीं करेंगे। इसके बाद करेंगे थियोरेटिकल पोर्शन, आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी करेंगे वो तो बहुत सारे रोगों का प्रैक्टिकली चार्ट या प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ देखिए, असेंडेंट कौन सा है, ये कन्या राशि का 8 डिग्री 38 मिनट 4 सेकेंड। तो ये भावचली चार्ट, इसको आप देख लीजिए। ठीक है। भावचली चार्ट में यहाँ डिग्री वगैरह पता नहीं चलता है, ये खाली बस जैसे यहाँ 8 डिग्री में बैठा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये केपी स्टार वन का खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ कास्ट वन यहाँ पे लिख दिया है। कास्ट वन देख रहे हैं आप? थोड़ा सा देख लीजिएगा। कास्ट वन, ये देखिए वन लिखा हुआ है। ये वन, ये इन्होंने भावचलित को भी प्लासीदास के अनुरूप इन्होंने बनाया हुए है। इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर माना जाता है इसको। केपी स्टार वन, अमिताभ जी इतने बड़े और इतने बेहतरीन काम किए हैं इसमें कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा ये सबसे पसंदीदा सॉफ्टवेयर है। लेकिन नॉर्मली भाव चलित में यहाँ कन्या दिखाएगा, और यहाँ बाकी सारे ऐसे 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखाएगा। लेकिन हमको यहाँ ओरिजिनली अगर हम निरायन के साथ प्लासीदास को कंबाइन करके देखें तो फिर सबसे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, असेंडेंट का 8 डिग्री, आपका कन्या का 8 डिग्री 38 मिनट 4 सेकंड में
ये एसेंडेंट है। तो इसका छठा भाव कौन सा है? ये पहला भाव में केतु है। दूसरे भाव तुला का 7 डिग्री 29 मिनट 40 सेकंड से शुरू हुआ है। तीसरा भाव वृश्चिक का 7 डिग्री 50 मिनट 58 सेकंड। चौथा भाव धनु का 8 डिग्री 38 मिनट 12 सेकंड। हमेशा याद रखिएगा, प्लासीदास ना एक जैसा 30 डिग्री का वो राशि नहीं होता, भाव नहीं होता। 30 डिग्री का भाव नहीं हो पाता है। ये कोई भाव छोटा होता है, कोई भाव बड़ा भी होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि कभी कभी बहुत सी मतलब एक राशि जैसे गायब भी हो जाता है। ये प्लासीदास का खूबसूरती है ना। इसलिए प्लासीदास सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ देखिए 8 डिग्री धनु का। नेक्स्ट यहाँ देखिए 9 डिग्री, ठीक है, आपका मकर का। यहाँ देखिए फिर 9 डिग्री मकर, ये कुंभ का, ठीक है। और यहाँ 8 डिग्री यहाँ पे आपका मीन का, ठीक है। ये सातवां आठवां कौन सा है? यहाँ 7 डिग्री आपका मिस का, ठीक है। और 9 डिग्री देखिए 20 का 7 डिग्री, यहाँ 7 डिग्री 20 का है। 9 नंबर भाव पड़ा है। 10 नंबर भाव पड़ा है आपका मिथुन का 8 डिग्री में। और 11 नंबर भाव पड़ा है देखिए आपका कर्क राशि का 9 डिग्री में, ठीक है। 12 नंबर पड़ गया यहाँ 9 डिग्री में। तो ये टोटल भाव। अब यहाँ से कौन सा है? छठा भाव। छठा भाव मतलब यहाँ ये वाला, ठीक है। ये कुंभ का 9 डिग्री 56 मिनट 2 सेकंड में छठा भाव पड़ा है। छठा भाव के अंदर कौन कौन सा ग्रह प्रतिस्थापित है यानी ऑक्यूपेंट कौन कौन सा है? सान और सेटर्न। ये देखिए 15 और 11 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री 11 डिग्री यानी ये एक तरह से जो है ना, ये ज्योति बनाया हुआ है। ये ज्योति बनाया हुआ है। तो इसका आप ये अपने को ये असेंडेंट की कोरुलिंग को भी देखना बहुत जरूरी है। छठा का कोरुलिंग को भी देखना जरूरी है। छठा के साथ माने एक का क्या क्या रिलेशंस बन रहा है, कनेक्शंस बन रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। आगे फिर और भी कंक्लूजन पार्ट है, और बहुत आगे और भी बहुत कुछ बता देंगे आज। ताकि ये इसके बाद आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन बेसिक में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ना रहे, वो आज कंप्लीट करने की पूरा पूरा कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए काशपान का कोरुलिंग कौन है? काशपान कौन सा है? ये कन्या राशि है। कन्या मतलब अंग्रेजी में उसको भार्गो बोलते हैं, तो यहाँ भार्गो लिखा हुआ है। कौन सा डिग्री, कितना डिग्री में है? काश पड़ा। ये काश, ये है भाव स्फुट। याद रखिएगा इसको। हिंदी में बोलते हैं भाव स्फुट, ठीक है। कहाँ पे पड़ा है? उसके भाव स्फुट की शुरुआत कहाँ है? 8 डिग्री 38 मिनट 4.83 सेकेंड। साइन लॉर्ड कौन है? मार्करी। स्टार लॉर्ड कौन है? सान। और सब लॉर्ड कौन है? वेनस। अब इनके आपस की रिलेशंस देखना बहुत जरूरी है। तब आपके इनका स्ट्रेंथ आप देख पाएंगे। इनका स्ट्रेंथ आप देख पाएंगे। देखिए सान को देखिए, मार्करी के साथ वेनस के साथ क्या कोई रिलेशंस है? सान का साइन लॉर्ड कौन है? सेटर्न है। स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। सब लॉर्ड कौन है? सेटर्न। ओके। मार्करी देखिए, मार्करी का सेटर्न है। आपस में संपर्क मिल गया मरकरी और सान में, ठीक है। इसका भी देखिए स्टार लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड राहु। ओके। यहाँ पे रिलेशंस आपको मिल गया है। वेनस को देख लीजिए। वेनस यहाँ देखिए, ये भी इसका भी साइन लॉर्ड है सेटर्न और स्टार लॉर्ड है सेटर्न। यानी ये जो कोरुलिंग प्लैनेट है, मार्करी सान और वेनस, ये अपने आप में बहुत ही मतलब बेटर है। बेटर इसलिए है क्योंकि मार्करी सान और वेनस के आपस की कनेक्शन है। यानी
ये भार्गव का 8 डिग्री वाला जो कास्ट पड़ा है, इस व्यक्ति का इसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छा माना जाएगा, काफी अच्छा माना जाएगा। अब आपको देखना है छठा को। छठा कौन सा है? वही एक्वेरियस का जो मैंने दिखाया था, 9 डिग्री 56 मिनट 2.02 02 सेकेंड, सेटर्न, राहु और जुपिटर। अब देखिए छठा का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है, जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है। और जुपिटर का साइन कौन है? मार्स। तो सबसे पहले आप मार्स और जुपिटर का संपर्क को समझिए। सबसे पहले जुपिटर के साथ मंगल का रिलेशन अच्छा होता है। जुपिटर देवगुरु बृहस्पति है और मंगल के राशि में बैठा है, यानी मंगल और देवगुरु बृहस्पति की जो एक दूसरे की संपर्क, वो बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ देखिए इसके स्टार लॉर्ड कौन है? जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? वेनस। वेनस और जुपिटर के एक दूसरे के संपर्क अच्छा नहीं है, दोनों ही गुरु है। एक एक दूसरे के मर्यादा भी करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन दोनों के दोनों का कार्य करने की शैली एक ही जैसा है, दोनों ही अध्यक्ष हैं, दोनों ही अध्यक्ष हैं। लेकिन बेसिक एक परिवर्तन, एक एक बेसिक एक अंतर है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र शुक्राचार्य वो किसके गुरु हैं? दैत्य गुरु हैं। यानी एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। तो पूर्ण मात्रा में यहाँ पे मतलब जो मैत्रीपूर्ण स्थिति है वो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को मर्यादा एक दूसरे ने बनाए रखा है। यानी स्टार लॉर्ड जुपिटर का स्टार लॉर्ड वेनस है ना, पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी अब आगे चल के सिग्निफिकेटर देखेंगे, लेकिन अभी आपस की रिलेशंस देख रहे हैं। एक दूसरे का रिलेशन कैसा है, एक दूसरे का संपर्क कैसा है। एक दूसरे का संपर्क अगर सौहार्दपूर्ण हो तो फिर शरीर में बीमारियां कम होंगी। जुपिटर अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जुपिटर इंडिपेंडेंट प्लैनेट है, सबलॉर्ड है 6 का। और जुपिटर चूंकि अनटेनेंटेड है, तो जुपिटर छठा के रक्षा करने के लिए अकेला काफी है। दूसरा देखिए, जुपिटर का सबलॉर्ड कौन है? मून। मून के साथ जुपिटर का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मून चंद्रमा, चंद्रमा के साथ बृहस्पति का माने जो भी संपर्क बनेंगे, जो भी कनेक्शंस बनते हैं वो अच्छे होते हैं। यानी अब हमने देख लिया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि कास्ट 1 और कास्ट 6 एक दूसरे की आपस में एक दूसरे के लिए हैं। यानी कास्ट 1 अगर कोई डिसीजन लेता है तो कास्ट 6 जो है उसको मानेगा। ठीक है, तो अभी संपर्क देखे, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है। जुपिटर का सिग्निफिकेंस देखिए, देखिए 5 8 2 9 4 7, 2 7 है। 2 7 मतलब मारक। ठीक है, लेकिन 5 8 9 है। 5 9 आयु को बढ़ाता है। 8 खुद आयु की भाषा है, आयु आयु का मेन घर है। तो 5 8, 5 8 और 9, यानी ये उच्च दीर्घायु माने उच्चायु वाला मतलब मध्यम लेकिन बहुत उच्च, उच्च मध्यायु। लेकिन यहाँ बाधक नहीं है, इसलिए इसको मैं दीर्घायु बोलूंगा। ये जो अगर किसी का कुंडली होगा वो दीर्घायु ही होगा, इसका बीमारी कम होंगे। क्यों? क्योंकि 1 6 के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और 1 6 का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है।
इसलिए इसके अंदर देखिए, शरीर है, बीमारी होगा, वो आप सिग्निफिकेटर दशा अंतरदशा माने से लेके दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राण आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपस में एक और छह का रिलेशन बहुत अच्छा होने की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का रोग कम होगा, इस व्यक्ति का रोग कम होगा। जुपिटर का स्टार लॉर्ड वेनस, वेनस कहाँ कहाँ बैठा है देखिए तो, वेनस क्या क्या दिया है देखिए, वेनस यहाँ पंचम में बैठा है, वो भी मार्स के साथ, मार्स के साथ बैठा है ना, कॉन्जंक्शन में है। यानी वेनस इसको जल्दी से, इसका तबीयत खराब होना कभी नहीं देगा। हाँ, लेकिन मार्स की जो प्रॉपर्टीज है, और मार्स, मकर का मार्स उच्चस्थ होता है। अरे उच्च नीच के बारे में हमने बोला था कि उच्च नीच मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ मान्यता रखता है। तो उच्चस्थ ग्रह जो भी होगा वो माने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत, अगर हम जब इसकी पर्यालोचना करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उस उच्चस्थ ग्रह की अवस्थान और उसके ताकत को देखना मत भूलिएगा। यहाँ देखिए, मैंने ऑलरेडी जो लैंग्वेज बोला था वो लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेनस और मार्स एक दूसरे पे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टिव है, एक दूसरे की युति में है। वो एकदम बिलो 1 डिग्री की युति में है, एकदम। जो हमारे कृष्णमूर्ति जी जैसे बोलते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का जो ऑर्ब होता है सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, वहाँ ये 3 डिग्री 20 मिनट अर्ब के अंदर है। यानी वेनस और मार्स, शुक्र और मंगल, ये दोनों एक दूसरे पे बहुत आपस में एक दूसरे को काफी अच्छा जो है एक दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनके तबीयत खराब बहुत कम होंगे। लेकिन चूंकि मार्स है तो मार्स का खुद का रंग तो आएगा ही। ठीक है, मार्स का खुद का रंग दिखाएगा, वेनस भी खुद का रंग दिखाएगा। वेनस ऐसे तो निर्मल ग्रह है। अगर नैसर्गिक मेलिफिक या बेनिफिक को देखें, तो नैसर्गिक मेलिफिक में अ, मार्स आता है, मंगल आता है, ये नैसर्गिक मेलिफिक है। लेकिन चूंकि उच्चस्थ है, इसलिए इसका पाप प्रभाव जो है कम हो जाएगा, पाप प्रभाव कम हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 और 6 का कनेक्शन कैसे देखते हैं, किस तरीके से। अभी उसके अलावा दृष्टि वगैरह देखिएगा, कौन किसको क्या क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, और बाकी सारा चीज जितना इतना हम लोग ऑलरेडी 14-15 क्लासेस में, 14 क्लासेस में देखे हैं, 14 क्लासेस में हम लोग इससे पहले बहुत कुछ सीख के आए हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। वो सारा चीज यहाँ पे आपस में उस उन सूत्रों को यहाँ पे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्या देखना है अपने को, आगे फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा और आगे देखिए, देखिए हाउस 4 डिनोट्स द एंड ऑफ लाइफ। चौथा भाव जो है ना, वो जीवन के अंतिम क्षण या अंतिम भाव दिखाता है। ठीक है, भाव 4 जीवन के अंत दिखाता है, 8वां भाव मृत्यु दिखाता है, लेकिन 8वां भाव जीवन भी दिखाता है। अगर माने कास्पवान, कास्पवान अगर 3-8, जैसे हम लोगों ने बोला था कि कास्पवान का सबलॉर्ड अगर 3-8 देता है तो वो दीर्घायु बनता है। आयु विचार में ये बातें ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो यहाँ देखिए वेनास, वेनास को देख लीजिए। वेनास देखिए 5-9 दिया है, यानी आयु को इन्होंने आ, बढ़ा के रखा है, सपोर्ट करके रखा है। लेकिन साथ में 12वां भाव भी दिया है और 11वां भाव दिया है। इसलिए मैंने बोला था कि ये मध्यायु है, लेकिन सूक्ष्म मध्यायु है।
सुउच्च मध्यायु है। हाँ, इसमें ये कौन सा है, याद होगा, मैंने आप लोगों को बोला था राशि प्रॉपर्टीज, ये कॉमन है, मतलब द्विस्वभाव है ना। द्विस्वभाव के लिए कौन सा है, 9। तो बाधक के साथ इंडिकेट किया हुआ है, इसलिए सुउच्च मध्यायु है। ठीक है, तो आप यूं समझ लीजिए, इस व्यक्ति, ये इस टाइम पे पैदा हुआ जो व्यक्ति है, वो जीवन को काफी लंबा, मतलब 66.5 तो चलेगा ही चलेगा। एक प्लस माइनस 3 4 इयर्स का होगा, हो सकता है प्लस ही होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ इस फॉर्मूला को समझिए, रूल्स को समझिए। आ, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, यानी अगर रोग भी होगा तो ये इनका रोग जो है ना, वो ठीक हो जाएगा। तो ये इन हाउस या इन भावों का जो सेंसिटिविटी पोर्शन है, या सेंसिटिव जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने बॉडी पार्ट्स का, भावों का बॉडी पार्ट्स क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने शुरुआत शुरुआत दौर में ही पढ़ चुके हैं। तो बस इसको याद रखें, सिर्फ ब्लेंडिंग करना सीखिए, ब्लेंडिंग करने से आपको समझ में आ जाएगा। Planets are afflicted in the fourth and eighth, especially in the sixth and 12th। तो फिर उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, अगर ये मतलब 4 में, 8 में और 6 या 12 में अगर एफ्लिक्टेड होता है कोई प्लैनेट, तो उसके आयु कम होते हैं, उनकी बीमारियां ज्यादा होती हैं, उनके स्वास्थ्य का जो संकेत होता है वो बहुत कमजोर होता है। लेकिन इस कुंडल में हमने ऐसा देखिए नहीं पाया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो जो बॉडी पार्ट्स, ये सारे आपके जो राशियां हैं, जो राशि, जिन जिन राशियों ने इन बॉडी पार्ट्स को दिखाया है, सिर्फ उसी में, उसी बॉडी पार्ट्स के अंदर ही इनका डिसऑर्डर दिखेगा। और वो भी डिपेंड करता है दशा भुक्ति अंतरा के ऊपर। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा। अभी थोड़ी बहुत जो है यहाँ देख लेते हैं। स्वास्थ्य का कारक ग्रह कष्ट से, अगर माने एफ्लिक्टेड ना हो, माने कष्ट से या पाप पीड़ित से मुक्त हो जाए, तो और राशि और माने भाव, यहाँ घर मतलब भाव मैंने बोला, भाव की अगर स्थिति अच्छी हो जाए, तो ये अच्छी स्थिति में वो जो जातक हो गए, उनका स्वास्थ्य पक्ष के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हमेशा रहेगा। दशा भुक्ति अंतरा की विशेषताएं के अनुसार, दशा भुक्ति अंतरा मत भूलिएगा। दशा भुक्ति अंतरा बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी जीवन में, किसी भी इंसान के जीवन में, क्योंकि हो सकता है कोई मैलिफिक दशा स्टार्ट हो जाए, तो है ना, ये एक जनरल आइडियाज दे रहा हूँ, जनरल आइडियाज। और दशा भुक्ति में क्योंकि सिग्निफिकेटर निकलना आप लोगों को आता है, कहाँ माने सिग्निफिकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर प्लैनेट के बारे में, जैसे कोई भी XYZ कोई भी प्लैनेट अगर हम जान माने उसका निकालने की, सिग्निफिकेटर निकालने की कला हमें आता है, क्या वो कहाँ बैठता है, उसकी कौन कौन सी राशि है, किस किस भाव में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे आपका उदाहरण कोई भी ले लेते हैं, केतु को ही ले लेते हैं, केतु, खैर केतु का कोई अपना राशि नहीं है, तो चलिए जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर कहाँ पे बैठा है, देखिए, जुपिटर बैठा है यहाँ मेष में। ठीक है, मेष में कौन सी भाव में है, 8वां भाव में है।
8वां भाव में है जुपिटर बैठा हुआ। ठीक है, यानी यहाँ देखिए, ये इसको समझिए, 1 नंबर मतलब मेष राशि, यहाँ पे जुपिटर बैठा है। जुपिटर यहाँ पे बैठा है। जुपिटर का कौन कौन सा 2 घर होता है? एक होता है 9 और दूसरा होता है 12, यानी 4 और 7 का। यानी जुपिटर का सिग्निफिकेटर में हम क्या क्या देखेंगे? एक, 8, 4 और 7, ये जुपिटर का। उसके बाद उसके स्टार लॉर्ड का देखेंगे, जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन है? वो वेनस। वेनस कहाँ पे बैठा है देखिए, वेनस बैठा है आपका पंचम में। यहाँ देखिए, वेनस बैठा है पंचम में। और वेनस का 2 राशि है, एक है 2 और दूसरा है 7। एक नौवा हो गया और दूसरा हो गया दूसरा। ठीक है, तो 5, 9 और 2 जुपिटर, यानी उसके जुपिटर का क्या हो गया, उसका जो स्टार लॉर्ड है वेनस। वेनस, तो इसका कौन सा आएगा? 5, 5, 9 और 2। ठीक है, तो इस तरह से सिग्निफिकेटर निकलना आता है आपको। आप सिग्निफिकेटर निकल के उसको देख लीजिएगा। और रिजल्ट का टेस्ट कैसा होगा वो आपको मून बताएगा। और मून कौन कौन सा दिया है, मून देखिए कहाँ पे बैठा है। मून 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 कहाँ पे है भाई? मून यहाँ 12वां में है। ठीक है, देखिए मून कहाँ है? 12वां में। मून यहाँ है। और मून का एक ही ये है, क्या बोलते हैं, राशि है। और वो है कर्क, वो 11वां हाउस है। यानी 12वां हाउस और 11वां हाउस, एक तरीके से वो तकलीफ तो होगा, तबीयत खराब होने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जल्दी रिकवर कर लेंगे। ठीक है, यानी मून यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। इस तरह से थोड़ा सा इसको देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश यदि 4, 6, 8 या 12वां का भाव में हो तो उनका जो स्वास्थ्य संकेत मिलता है वो बहुत कमजोर होगा, बहुत ही कमजोर होगा। और ये अगर माने रूलिंग प्लेनेट, रूलर्स के साथ मिल जाए, 4, 6, 8 या 12, ये दूसरे अगर कोई पाप पीड़ित ग्रह से, मेलिफिक से इनका कनेक्शन बन जाए, तो फिर वो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक बनता है। यानी इनका तबीयत रेगुलरली बहुत ज्यादा खराब रहेगा। थोड़ा सा मैं यूरेनस के बारे में बता देना चाहता हूँ। अ, नहीं वो, चलिए थोड़ा सा आगे यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं फिर। ये जुपिटर एंड वेनस बिकम वीक इफ दे आर रूल्ड इन 6, 8, 12। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह होता है, वो जुपिटर वेनस का कोई भी ग्रह होता है वो वीक ही होता है। रेट्रोगेट प्लैनेट जो भी होते हैं, अगर वो बेनिफिक और मेलिफिक कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा जो है ना हेल्प नहीं कर पाते हैं अपने डिजीज को। क्योंकि रेट्रोगेट मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया था, रेट्रोगेट थोड़ा सा दो हाउस का रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो स्ट्रेंथफुल, कोई भी रेट्रोगेट प्लैनेट होता है वो स्ट्रेंथफुल नहीं होता उतना ज्यादा। Any aspect from Sun and Mars to other planets give vitality। अगर मार्स और सन का कोई भी दृष्टि किसी भी प्लैनेट पे पड़े, वो उसका वाइटलिटी बढ़ा देता है, उसकी जो ताकत है उस ग्रह का, वो ग्रह का ताकत बढ़ा देता है। लेकिन अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाए और सन और मार्स से पाप पीड़ित हो जाए, तो फिर वो अ, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा उनका जो नेचुरल मेलिफिक जो सिचुएशंस बनते हैं, नेचुरल मेलिफिक उनका जो माने नैसर्गिक जो पाप ग्रह का रिजल्ट है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फीवर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बुखार वगैरह, मियादी बुखार, मियादी टाइफाइड फीवर वगैरह, इनको उनको होते रहेंगे।
Afflictions for Uranus and Neptune have little vitalization effect. They do not endanger life. यूरेनस और नेपच्यून मैंने ये काल ही पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया था कि यूरेनस और नेपच्यून डिस्टर्ब करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने जिंदगी को नाश करने वाला नहीं होता है। लेकिन वही वाइटलिटी खत्म कर देता है प्लूटो। प्लूटो को याद रखिएगा, प्लूटो वाइटलिटी खत्म करता है। यूरेनस अगर सेटन से मतलब एस्पेक्टेड हो जाए तो फिर वो बुढ़ापा में थोड़ा सा दिक्कत देता है। ठीक है, बुढ़ापा में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वो युवावस्था में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। क्योंकि ये दोनों ही सेटन और यूरेनस दोनों ही, यूरेनस मतलब हर्षल, हर्षल के बारे में जो कल बता रहे थे, तो ये यूरेनस ये लोग बुढ़ापे में मतलब इंसान को बहुत उनके अंदर डिग्निटी पैदा कर देता है, उनका हेल्थ का पैरामीटर को बढ़ा देता है, लेकिन यूथ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस देता है। Afflictions from Mars to Moon are worse than those between Mars and Sun। ये दोनों ग्रहों के बीच की जो परिस्थितियां बनती है, दोनों ग्रहों की, जैसे मार्स और सन की जो एप्लीकेशंस होंगे, उनसे कहीं ज्यादा मार्स और मून के बीच में रहने वाले जो ग्रह का एप्लीकेशंस होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा घातक होता है, तबीयत खराब करने के लिए ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अ, उसके स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। बस छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है सिग्निफिकेटर, सिग्निफिकेटर को देख लीजिए। एक छः का रिलेशंस देख लीजिए, छः आठ बारह का सात प्लैनेट का क्या रिलेशंस बन रहा है वो देख लीजिए। उसके साथ एक का क्या रिलेशंस बन रहा है वो देख लीजिए। छः आठ बारह ऐसे ही तो डिस्टर्बिंग ग्रह है, लेकिन अगर तीन आठ है और साथ में पांच नौ है तो आयु को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आयु को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ में अगर चर राशि हो तो एकादश माने याद रखिएगा। और द्विष भाव के लिए मतलब दो सात, और स्थिर राशि के लिए दो सात और नौ, चर के लिए दो सात ग्यारह। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके हिसाब से क्या कहते हैं, कंटिन्यू करेंगे, उसके हिसाब से इनके रोग और आयु को विचार करते रहेंगे तो आपको पूरा से पूरा रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। देखिए, अल्टीमेट मैं एक ही बात बोलूंगा कि केपी इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। अगर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से सीखना है तो प्रैक्टिस करते रहना होगा, और बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है ना। चीजों को याद रखिए, जितना मैंने पढ़ाया वो याद रखिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता है मेरे से क्वेश्चन करिए। और जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है तो एक एक चीज को ना 10-10 बार 20-20 बार पूछ लीजिए, और उसके बाद ही आप बस चीजों को, जैसे आप उसमें पारंगत, आपको पारदर्शिता हो जाएगा, आप स्किलफुल हो जाएंगे, तो चीजों को समझिए, खुद रिसर्च करिए, और चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बनाए मोटी मोटा मैटर यही है। यहाँ एक और चीज आप समझ लीजिए, इफ बेनिफिट्स आर इन द एंगल, त्रिकोणीय, कोणीय राशि, ट्राइन, ये सब अगर बहुत अच्छा है, और अगर 10 कोणीय माने इसका जैसे ट्राइन होता है ना, जैसे माने आपका 1 5 9, ठीक है, 2 6 माने 10, 3 7 11, और 4 8 12, ये जो मतलब कोणीय स्थिति है, ठीक है, ट्राइन जो बनते हैं, चार ट्राइन जो बनते हैं, ये ट्राइन में रहने वाले ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए हमेशा जब भी देखिएगा, अगर लग्न का स्ट्रेंथ देखना हो तो 5 और 9 को साथ में जरूर देख लीजिएगा, साथ में जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो फिर मैंने आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और सिंपली अगर देखें
तो 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, एक प्रथम भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव का जो बेनिफिक्स ग्रह हैं वो माने बहुत अच्छा होता है। और वो वही अगर क्या कहते हैं मेलिफिक हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो आपके शरीर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर इसमें सान और मून का माने चंद्रमा स्त्री के लिए और